सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। ऐप का नाम अब अस्तित्व एकेडमी हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, आपके ये जो पवन सीरीज है, इस पवन सीरीज को सेकंड सेमेस्टर गणित विषय, इसको मैं पूरा सॉल्व करा चुका हूं। सभी बहुविकल्पीय प्रश्न जो हैं वो मैंने करा दिए हैं। अब ये आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न जो है इस क्लास में स्टार्ट होगा। ये जो पेज संख्या 17 है, इस पे आपके ये अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। इसको हम प्रश्न संख्या 1 से एक एक प्रश्न जो है डिस्कस करते हुए चलेंगे और इस प्रकार से डिस्कस करेंगे कि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और जो क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको बहुत ही आसानी से। 1 नंबर वाले प्रश्न है, यही प्रश्न आपको बहुविकल्पी में भी देखने को मिल सकते हैं ऑप्शंस के साथ। तो यही कॉन्सेप्ट सारा वही है। अगर आप अच्छे से देखे रहोगे हर एक प्रश्न को तो आपको कहीं ना कहीं काम ही आएगा बहुविकल्पीय, लघुत्तरीय में या अति लघुत्तरीय में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। इस क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग को पता चल जाए। जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास है, जिसकी तैयारी जिन्होंने सिलेबस वाइज नहीं पढ़ा है, यहां से वो पढ़ लेंगे तो उनकी तैयारी जो है हो जाएगी। अब चलिए हम स्टार्ट करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी ग्रुपों में सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं हम। देखिए प्रश्न संख्या 1 आपका क्या कह रहा है कि अभाज्य संख्याएं क्या है। तो बहुत ही शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं अभाज्य संख्याओं के बारे में। ऐसी संख्याएं जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से ही पूरी पूरी विभाजित होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पे देखिए इन्होंने 2 को नहीं लिखा है, जबकि 2 भी हमारी क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। तो अभाज्य संख्याएं कहां से शुरू होती हैं? 2 से। एक ना तो एक जो होती है ना तो भाज्य संख्या होती है ना तो अभाज्य संख्या होती है, क्योंकि एक यहाँ डिफिनीशन में आ गया। तो एक के बारे में हमेशा याद रखिएगा, एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। तो 2, 3 और 4 जो है वह 2 से कट जाता है, तो 4 भाज्य संख्या हो जाता है, 5 अभाज्य होता है। यहाँ देखिए इन्होंने 5 भी छोड़ रखा है। इन्होंने जैसे बोला है, जैसे के लिए सही है, लेकिन मैं स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सभी इस तरीके से ये सभी संख्याएं क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद आएगा 17। ठीक, क्योंकि आपका इधर 12 कट जाता है, 14 कट जाता है, 15 कट जाता है, 16 कट जाता है, 17 किसी संख्या से नहीं कटता है। तो इस तरीके से ये हो गई आपकी अभाज्य संख्याएं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2 है भाज्य संख्याएं क्या है। तो ऐसी संख्याएं जो एक से ही नहीं स्वयं व अन्य संख्या या संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाएं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसमें देखिए जैसे में 2 दे दिया है, 2 को काट दीजिए, 2 हमारी अभाज्य संख्या होती है। 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 ये सभी क्या होंगी? ये सभी भाज्य संख्याएं होंगी। क्यों? क्योंकि 10 किससे किससे कट जाता है? 1 से कट जाता है, 2 से कट जाता है, 5 से कट जाता है और खुद 10 से कट जाता है। इसी तरीके से 12 किससे कट जाता है? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और खुद 12 से। तो इस तरीके से ये सभी संख्याएं जो है पूरी पूरी विभाजित होती हैं कई सारी संख्याओं से। ठीक है, एक और खुद के अलावा भी किसी संख्या से, अगर किसी एक भी संख्या से, जैसे 4 है, 4 किससे किससे कटता है? 1 से, 2 से और खुद 4 से। तो 1 और खुद को छोड़ दिया जाए तो 2 से केवल एक संख्या और 2 से केवल विभाजित होता है, तब भी हम क्या कहेंगे कि भाज्य संख्या है। ठीक, तो ये हो गई भाज्य संख्याएं। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, समापवर्त्य क्या होता है। समापवर्त्य समझने से पहले आप समझिए अपवर्त्य। अपवर्त्य क्या होते हैं? अपवर्त्य होते हैं गुणज। हिंदी में इन्हें बोलते हैं गुणज और इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल्स। ठीक, अब किसी संख्या के मल्टीपल क्या होते हैं? जैसे कोई संख्या 5 है हमारे पास। अब 5 में प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से इस तरीके से गुणा कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको 5 के गुणज मिल जाएंगे। ठीक है, ये 5 के गुणज हो गए।
अब इसके बाद समझिए कि ये आपके 5 के अपवर्त्य कहलाएंगे। अगर पूछा जाए कि 5 के अपवर्त्य लिखिए तो ये 5 के अपवर्त्य हो गए। इसी तरीके से अगर 10 के अपवर्त्य पूछा जाए तो 10 का अपवर्त्य 10, 20, 30, 40, 50, 60, इस तरीके से ये 10 के अपवर्त्य हो जाएंगे। ठीक, अब पूछा जाए कि 5 और 10 के समापवर्त्य बताइए। 5 और 10 के यहीं पे समापवर्त्य पूछ ले। ठीक, तो समापवर्त्य, अब समझिए अपवर्त्य तो आपको समझ गया कि मल्टीपल होता है। अब समापवर्त्य वह संख्या अथवा व्यंजक जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं तथा व्यंजकों में प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाता है। दी गई संख्याओं तथा व्यंजकों का समापवर्त्य कहलाता है। अब जैसे ये 5, 10, 15, 20, 25, 30 5 से कट रहा है, इसी तरीके से 10, 20, 30, 40, 50 ये 10 से कट जाता है। और आप देखेंगे कि ये जो 10 है, ये जो 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये दोनों जगह आपको देखने को मिल रहे हैं। और ये 5 और 10 के समापवर्त्य अगर पूछा जाए तो क्या होंगे? 10, 20 और 30 ये कहलाएंगे 5 और 10 के समापवर्त्य। समान अपवर्त्य, दो संख्याएं दी गई हैं तो दो संख्याओं में, दोनों संख्याओं के अपवर्त्यों में जो कॉमन होगा, जो समान होगा, उसे हम कहते हैं समापवर्त्य। जैसे 5 और 10 के समापवर्त्य क्या होंगे? 10, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से। ठीक, तो यहां आप समझ गए कि समापवर्त्य किसे कहते हैं? जो कॉमन मल्टीपल होते हैं, जो दी गई संख्याओं से पूरा विभाजित जो संख्याएं हो जाएं, उन्हें हम क्या कहेंगे? समापवर्त्य कहेंगे। परिभाषा एक बार और पढ़ लीजिए। वह संख्या अथवा व्यंजक जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं तथा व्यंजकों में प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए, दी गई संख्याओं तथा व्यंजकों का समापवर्त्य कहलाएगा। 10, 20 और 30 क्या दी गई संख्या 5 और 10 से पूरा विभाजित हो जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या कहलाएंगे? 10, 20 और 30 5 और 10 के समापवर्त्य कहलाएंगे। और इसी के आगे होता है लघुत्तम समापवर्त्य। अगर 5 और 10 का लघुत्तम समापवर्त्य यहीं पे पूछ ले, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लासा जिसे हम बोलते हैं, तो लघुत्तम का मतलब होता है छोटा से छोटा। तो एलसीएम 5 और 10 का इस तरह कितना हो जाएगा? 10 हो जाए। 5 और 10 का एलसीएम 10 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहां आप समझ गए यहां तक। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। जोड़ क्या है? तो गिनती करने की प्रक्रिया को लगातार करना ही जोड़ कहलाता है। ठीक है, जैसे आप गिनती कर रहे हैं, 2 संख्या ये है, 2 संख्या ये है, 2 संख्या ये है, तो आप ऐसे कर देते हैं 2 धन 2 धन 2, तो ये कितना हो जाता है? 6। तो गिनती आप लगातार गिनती करते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, काउंटिंग कर रहे हैं। ठीक, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 आया, 4 आया, तो आप क्या कर रहे हैं? 1 जोड़ रहे हैं इसमें, तब ना अगला संख्या पहुंच रहे हैं। तो यही आपकी जोड़ की प्रक्रिया होती है। अब इसके बाद देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 है। जब आप शून्य को किसी पूर्ण संख्या में जोड़ते हैं तो क्या परिणाम प्राप्त होता है? तो किसी पूर्ण संख्या में यदि शून्य को जोड़ा जाता है तो योगफल वही संख्या होती है। इसीलिए शून्य को पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव बोला जाता है। ठीक है, अब किसी भी संख्या में आप शून्य जोड़ देंगे तो आपको वही संख्या मिलेगी। ठीक, तो संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, आपने एक जोड़ किया। ठीक, संख्या है 4, 4 में आपने शून्य जोड़ा और मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 4 ही रह गया। तो इस शून्य को इसी कारण किसी में आप जोड़ दीजिए शून्य को, तो जोड़ने के बाद भी संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसीलिए शून्य को क्या बोला जाता है? योग का तत्समक अवयव बोला जाता है। ठीक है, ये एक टर्म है। अब इसके बाद देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 है। गुणन संक्रिया का संवरक प्रगुण क्या है? गुणन संक्रिया का संवरक प्रगुण क्या है? तो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होती है। यह गुणन संक्रिया का संवरक प्रगुण है, मतलब एक गुण है
कि आप पूर्ण संख्या में, जैसे 5 में आप 3 का गुणा करेंगे तो आपको कितना मिलता है 15। अब 5 एक पूर्ण संख्या है, 3 एक पूर्ण संख्या है, और जो रिजल्ट आपको मिला 15 यह भी पूर्ण संख्या है। तो इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, गुणन संक्रिया का संवरक प्रगुण। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 है, भाग की संक्रिया को समझाइए। तो भाग की संक्रिया गुणन संक्रिया के विलोम होती है। जैसे 4 में आपने 5 से गुणा किया तो 20 आया। अब इसी तरीके से अगर 20 में आप 4 का भाग करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। देखिए संख्याएं लगभग वही हैं। जैसे 4 में 5 का गुणा हो रहा था तब 20 मिल रहा था, अब 20 में आप 4 का भाग कर देंगे तो आपको 5 मिल जाएगा, या आप 20 में 5 का भाग कर देंगे तो आपको 4 मिल जाएगा। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये जो है उल्टी प्रक्रिया है गुणा से भाग की संक्रिया। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है, संख्या पद्धति किसे कहते हैं। तो अंकों से संबंधित संख्याओं की जानकारी को संख्या पद्धति कहते हैं। अंकों से संबंधित संख्याओं की जानकारी को क्या कहते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 है, गुणन का तत्समक अवयव किसे कहते हैं। अब जैसे आपने जोड़ का तत्समक अवयव देखा, उसमें क्या है, वो होता है शून्य। हमेशा क्या होता है, शून्य। क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या में आपने शून्य जोड़ा तो उसके संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसीलिए शून्य को योग का तत्समक अवयव कहते हैं। तो अब किसी संख्या, कोई संख्या आपकी 4 है, 4 में हम किस संख्या से गुणा कर दें कि मान 4 ही रहे। मान लेते हैं x से गुणा कर देते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4/4, यानी x का मान कितना आ गया, 1। यानी कि गुणा का जो तत्समक अवयव होगा वह कितना होगा, 1। 1 को गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं। ठीक, जैसे शून्य होता है जोड़ का, वैसे गुणा का एक तत्समक अवयव होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है, साहचर्य प्रगुण क्या है। साहचर्य प्रगुण के बारे में समझिए। 3 पूर्ण संख्याओं को जोड़ते समय किन्हीं 2 का समूह पहले बना लेने से योगफल में कोई अंतर नहीं पड़ता है। पूर्ण संख्याओं में यह योग संक्रिया का साहचर्य प्रगुण कहलाता है। जैसे आप 2 में जोड़ रहे हैं 4 और फिर धन है 6, तो अब चाहे आप 2 धन 4 पहले कर लीजिए या फिर 2 धन 4 धन 6 करिए, तो मान तो आपका देखिए वही आएगा। 2 धन 4 कितना होगा, 6 धन 6, ये हो जाएगा 12। और यहाँ पे देखिए 2 धन 4 और 6 को जोड़ेंगे 10 आएगा, और फिर 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। अब देखिए दोनों जगह कितना आ रहा है, उत्तर 12 ही आ रहा है। तो आप वही कहा जा रहा है कि 3 पूर्ण संख्याओं को जोड़ते समय किन्हीं 2 का समूह पहले बना लेने से योगफल में कोई असर नहीं पड़ता है। इसी को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याओं का योग संक्रिया का साहचर्य प्रगुण। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है, प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं जैसे गिनती की संख्याएं। शुरू में आपने क्या सीखा, ये 1 पेंसिल है, ये 2 पेंसिलें हैं, 3 पेंसिल है, 4 पेंसिल है। तो इस तरीके से ये आपकी गिनती की संख्याएं थी। तो गिनने के लिए प्रयुक्त होने वाली संख्याएं 1 2 3 4, यह गणन संख्या अथवा प्राकृतिक संख्याएं या इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ठीक, जिसमें शून्य नहीं आता, ये ध्यान रखिएगा। 0 कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या होती है। इसके बाद देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो प्राकृतिक संख्याएं अभी मैं वही आपको बता ही रहा था कि 1 2 3 4 5 ये गिनती की संख्याएं जो होती है, प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। प्राकृतिक संख्या यही होती है 1 2 3 4 5। ठीक, तो यहाँ सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1। ठीक, तो इस तरीके से 1 हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है, पूर्णांक क्या है। पूर्णांक क्या है। तो सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। अब पूर्ण संख्या क्या है, जिस संख्या का डेसिमल पार्ट 0 है, मतलब दशमलव कुछ नहीं है, बटे में भिन्न में नहीं है, बस पूरी संख्या है, उसी को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। और ये देखिए आपका संख्या रेखा पे ये बीचों बीच 0 हो गया। इधर आप बढ़ते हैं तो 1 मिलता है, 2 मिलता है, 3 मिलता है, 4 मिलता है, 5 मिलता है। इधर -1 -2 -3 -4। तो शून्य के उधर धन पूर्ण संख्या है, शून्य के इधर ऋण पूर्ण संख्या है। और ये
कलेक्टिवली क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 है, धन पूर्णांक किन्हें कहते हैं? तो धन पूर्णांक संख्याएं सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अभी मैंने संख्या रेखा पे आपको दिखाया 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो शून्य के उधर, शून्य को छोड़ करके ये सभी क्या होती हैं? धन पूर्ण संख्याएं होती हैं। इन्हीं को हम प्राकृतिक संख्याएं भी बोलते हैं। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए ऋण पूर्णांक किन्हें कहते हैं? तो सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे -1, -2, -3 ये क्या कहलाएंगी? ऋण पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16 है, दो परिमेय संख्याएं p/q तथा r/q का योगफल क्या होगा? तो p/q का योगफल किससे? r/q से करना है। तो देखिए दोनों का हर जो है q है और अंश में p धन r हो जाएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हर समान है तो q दोनों के बटे हो जाएगा और p धन r। अब दोनों अलग अलग चर हैं तो इसको आगे हम इसको नहीं जोड़ सकते हैं। यहीं पे यही हमारा इसका योगफल, यही इतना लिख दीजिएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17 है, संवरक नियम क्या है? तो दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव एक धन पूर्णांक होता है। जैसे 20 में 15 को जोड़ेंगे तो 35 मिलेगा। ठीक है, तो a और b अगर आपके धन पूर्णांक हैं, ठीक, तो a और b को आप जोड़ेंगे। ठीक है, तो a और b का जो जोड़ आएगा, ठीक, अगर a और b नेचुरल नंबर्स हैं आपके, मतलब आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो a प्लस b भी प्राकृतिक संख्या होगी। यही यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट ऑफ होगा, e होगा ये। ठीक है, सिग्मा नहीं होगा। तो a प्लस b इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ n। अगर a और b एलिमेंट है n के, नेचुरल नंबर्स के, प्राकृतिक संख्याओं का, तो प्राकृतिक संख्या का योग हमेशा प्राकृतिक संख्याएं ही होंगी। अगर आपके पास 5 पेंसिल है और कहीं 10 पेंसिल है तो दोनों आप जोड़ेंगे तो 15 पेंसिल होंगी, -15 पेंसिल नहीं हो जाएंगी। ठीक है, कभी भी दो पूर्ण संख्याओं का या भिन्न में नहीं हो जाएगा, आपको प्राकृतिक संख्या ही मिलेगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 18 है, साहचर्य नियम क्या है? तो यदि 3 पूर्णांकों जैसे 3, 5 के योग में 8 को जोड़ने पर वही योगफल प्राप्त होता है जो 5 और 8 के योग में 3 को जोड़ने पे होगा। ये अभी हमने समझा था कि चाहे किसी को बाद में जोड़ा जाए, जैसे a प्लस b प्लस c है, तो a धन b प्लस c पहले कर लीजिए, b प्लस c बाद में करिए, या a प्लस b पहले कर लीजिए। ये जो है रिजल्ट वही आता है। इसी को हम क्या कहते हैं? साहचर्य नियम कहते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 19 है, 3 और 4 को अनुपात में व्यक्त करिए। तो 3:4 इस तरीके से इसको लिखा जाता है, या भिन्न में बदलना है आपको तो 3/4। तो 3 और 4 को अनुपात में, तो 3:4, या इस तरीके से 3/4 आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 20 है, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, इसमें प्रथम पद तथा द्वितीय पद बताइए। तो प्रथम पद पहले जो आ रहा है ये आपका प्रथम पद हो जाएगा, और जो बाद में आ रहा है द्वितीय मतलब दूसरा, प्रथम मतलब पहला, तो ये आपका द्वितीय पद हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से 5 प्रथम पद लिख दीजिए और 3 को द्वितीय पद। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 21 है, समानुपात किसे कहते हैं? अब दो अगर अनुपात आपस में बराबर हैं, दो अलग अलग अनुपात, जैसे 2/3, 2/3, वैसे क्या होगा 4:6, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो ऐसे अनुपातों को हम क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। तो दो समान अनुपातों को समानुपात कहते हैं। इसे दर्शाने के लिए 2 बार बिंदी चिन्ह का प्रयोग होता है, तो इसे लिखते हैं 2:3 समानुपात। इस तरीके से ये बराबर चिन्ह नहीं लगाते हैं, ये चिन्ह हो जाता है 2 बार अनुपात वाला चिन्ह। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे आप बाह्य पदों का गुणा 2 × 6 करेंगे तो 12 आएगा, 3 × 4 तो भी मध्य पदों का गुणा के बराबर होता है। ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखेंगे
प्रश्न संख्या 22 है, समानुपात में कितने पद होते हैं? तो अभी आपने देखा 2:3, समानुपाते 4:6 था। तो यहाँ कितने पद हैं? एक पद ये, एक ये, एक ये, एक ये। तो समानुपात में कुल 4 पद होते हैं। 2 बाह्य पद आप लिख सकते हैं, ये 2 बाह्य पद हैं और ये 2 जो हैं आपके मध्य पद कहलाते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 23 है, मिश्र अनुपात किसे कहते हैं? तो अनुपातों को निरूपित करने वाली भिन्नों को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उन अनुपातों का मिश्रित अनुपातों को मिश्रित अनुपात कहते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 24 है, समानुपात के भेद बताइए। तो समानुपात के भेद सरल अनुपात हो सकता है या मिश्र अनुपात हो सकता है। ये 2 भेद हो गए। अब इसके बाद देखिए प्रश्न 25 है, मिश्र अनुपात किसे कहते हैं? फिर से वही प्रश्न आपको रिपीट कर रहा है। तो मिश्र अनुपात अभी हमने देखा, मिश्र अनुपात की सटीक परिभाषा यहाँ पे दी थी, 2 अनुपातों को निरूपित करने वाले भिन्नों को गुणा करने में प्राप्त गुणनफल उन अनुपातों का मिश्रित अनुपात होता है। जैसे 2:3 कहीं पे लिखा गया है, 2:3 और 4:5 लिखा गया, तो इसका मिश्र अनुपात क्या होगा? इनको निरूपित करने वाले भिन्न, यानी कि इस अनुपात को निरूपित करने वाला भिन्न क्या है? 2/3 और इसको निरूपित करने वाला भिन्न क्या है? 4/5। इसका गुणा कर दीजिए। अब देखिए 2 का गुणा 4 में तो 8 और 3 का गुणा 5 में तो 15। यही हो जाएगा आपका 8:15। यही क्या हो जाएगा? यही मिश्र अनुपात हो जाएगा इन दोनों का। ठीक, तो यही आपको याद रखना है। 3 अनुपात दिए रहेंगे तो तीनों के प्रथम पदों का गुणा और बाकी दूसरों के बाद वाले द्वितीय पद का गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका मिश्र अनुपात। ठीक है, इसमें ज्यादा आपको सोचना नहीं है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 26 है, सजातीय व्यंजक किन्हें कहते हैं? तो ऐसा बहुपद व्यंजक जिसमें केवल एक चर हो सजातीय व्यंजक कहलाता है। ऐसे बहुपद व्यंजक में दूसरा चर नहीं होता। अगर दूसरा चर नहीं आ रहा, केवल x आ रहा है और कांस्टेंट आ रहा है, तो ऐसे को बस दूसरा नहीं आना चाहिए। बस यहां अगर x आ रहा है तो y नहीं आना चाहिए, y आ रहा है तो x नहीं आना चाहिए, या कोई और z आ रहा है तो x नहीं आना चाहिए, y नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से इसको क्या कहेंगे? सजातीय व्यंजक बोल देंगे यहाँ पे इनके परिभाषा के अनुसार। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 27 है, विजातीय व्यंजक क्या होते हैं? तो ऐसे बहुपदीय व्यंजक जिनमें अलग अलग चर होते हैं विजातीय व्यंजक कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 3x + 2 तथा 3y + 4। यहाँ इसको ऐसे लिखना था, इनको 3x + 13y + 4 ऐसे लिख देते हैं, तो ये विजातीय होगा। एक ही में देखिए आपके अलग अलग जो है चर आ रहे हैं, तो ये आपका विजातीय बोल सकते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 28 है, समीकरण क्या होता है? तो एक समीकरण समता सूचक चिन्ह युक्त बीजीय व्यंजक पर एक प्रतिबंध है जिसमें चर के किसी विशिष्ट मान के लिए व्यंजक के दोनों पक्षों का मान समान होता है। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए बराबर का चिन्ह रहेगा समीकरण में, और कोई चर आ रहा होगा, कोई चर, जैसे x² + 5x = 4 लिख दिया गया। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका एक समीकरण हो गया जिसमें एक पक्ष ये हो गया, एक पक्ष ये हो गया। अब x के किसी, यहां पे जब 2 घात है तो 2 मान के लिए, नहीं तो किसी एक मान के लिए क्या होगा? जैसे 5x = 4 केवल लिख दिया जाए तो x = 5/4 के लिए क्या हो जाएगा? दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो किसी एक मान के लिए व्यंजक के दोनों पक्ष जो हैं समान। अगर यहीं पे x का मान हम लोग 4/5 रख दें तो अब देखिए क्या होगा? 5 से 5 कट जाएगा, 4 = 4 आ जाएगा, दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण समता सूचक चिन्ह युक्त एक बीजीय व्यंजक पर प्रतिबंध है जिसमें चर के विशिष्ट मान के लिए व्यंजक के दोनों पक्ष समान होते हैं। समझ गए आप समीकरण को? अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 29 है, सर्वसमीका क्या है? सर्वसमीका समीकरण में किसी एक मान के लिए, 2 मान के लिए जो है दोनों पक्षों का मान जो होता है बराबर होता है, लेकिन सर्वसमीका में क्या होता है कि चर के किसी मान के लिए, चर का आप कोई भी मान उठा लीजिए,
दोनों पक्ष का जो मान होता है वह बराबर होता है। तो चर राशि में ऐसा जिसमें दोनों पक्ष बराबर हों सर्वसमीका कहलाता है। अब यहां पे आप देखेंगे तो उदाहरण में थोड़ी सी गलती इन्होंने की है। 3x + 5 बराबर 5x - 2x यहां इनको लिखना है। ठीक है, उदाहरण इनका ये है 3x + 5 5x - 2x + 5। अब यहाँ x की कोई भी वैल्यू आप रख लीजिए, x का मान आप 1 रखेंगे तो जो यहाँ मान आएगा वही यहाँ आएगा, जो 2 रखेंगे 3 रखेंगे तो x के हर एक मान के लिए दोनों पक्ष बराबर होते हैं। तो यह यहां भी लिखा जा सकता है कि समता सूचक चिन्ह के साथ दो पक्षों में ऐसा प्रतिबंध जिसमें चर के प्रत्येक मान के लिए दोनों पक्ष बराबर हों, हम उसे क्या कहते हैं, सर्वसमीका कहते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 30 है, AB + AC + AD के गुणनखंड हैं। तो यहां पे देखिए AB + AC + AD। अब यहाँ पे हर एक पद में आपको क्या दिख रहा है, A, तो A कॉमन ले लीजिए और B + C + D बच जाएगा। अब देखिए ये 3 पद जोड़ के रूप में थे, यहाँ 2 पद गुणे के रूप में हो गए। A गुणे ब्रैकेट में A + C + D, यही आपका इसका गुणनखंड हो जाएगा। यही, इससे आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 2 पदों के गुणे के रूप में आ गया, यही आपका गुणनखंड हो गया। ठीक, तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 30 तक आपको बहुत ही अच्छे ढंग से सभी प्रश्न जो हैं समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करता हूं। तो यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर करिए और इसी तरीके से आगे के सभी प्रश्न जो हैं अति लघु उत्तरी के मैं आने वाले पार्टों में सॉल्व करा दूंगा। ठीक, तो अधिक से अधिक शेयर करिए इस क्लास को ताकि सभी लोग जो हैं इसी तरीके से अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कर पाएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा और सभी क्लासेस का लिंक मिल जाएगा, जिससे आप अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से कर पाएंगे कम समय में। ठीक है, और कहीं कोई डाउट आता है तो यहाँ पे नंबर दिया गया है, वहां पे कॉन्टेक्ट करिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।